दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल जिसमें केवल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स और उसके सवालों को आपको देखने को मिलेगा। देखिए, बहुत से बच्चों को केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम होती है और मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मैंने आपके लिए एक चैनल खोला जिसका नाम है देसी टीचर। तो आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और मैं आपके लिए लाता रहूँगा डेली नई वीडियोज़ और आप सीखेंगे कुछ नया केमिस्ट्री के बारे में। आम तौर पर क्या होता है कि केमिस्ट्री एक कुछ बच्चों के लिए जो है एक भूत बन जाती है, जिससे कि बहुत डरने लगते हैं कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे इजी टॉपिक जो होता है एंट्रेंस में वो होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स इतने इजी होते हैं, लेकिन आप उसे दिमाग में हवा बिठा लेते हैं। तो उसी भूत को दूर करने के लिए मैंने आपके लिए नया चैनल खोला है, तो इसे सपोर्ट कीजिए। So let's begin our journey and start learning chemistry. So अब हम पहला चैप्टर जो हम देखेंगे वो है ये क्लास 12 ठोस अवस्था। देखिए, इसमें इस वाले जो चैप्टर है ये वाला, इसमें बहुत सी 3D वीडियोस मतलब 3D टॉपिक्स आते हैं, 3D न्यूमेरिकल्स, जिनका आपको माइंड में थोड़ा बहुत बिठाना पड़ता है। लेकिन मत बिठाइए, हम आपको ऐसा सिखाएंगे आपको माइंड में कुछ बिठाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें वैसे मेनली देखा जाए तो बहुत 6 या 7 पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद करने होते हैं, और हम उन 6-7 पॉइंट्स से किसी भी न्यूमेरिकल को जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया हुआ है उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजी तरीके से। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, और वो बहुत मेन टॉपिक है कि मैं इस चैनल की समराई या फिर थ्योरी को बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा या बिल्कुल समझाऊँगा ही नहीं। इस थ्योरी को अगर आपको समझना है तो इस यूट्यूब पर बहुत से चैनलों ने अपनी थ्योरी खोल रखी है। मैं कोई स्पेशल थ्योरी डाल के या फिर कोई स्पेशल व्यूज़ बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और पहले आप उस चैप्टर को समझ के आइए उन टीचरों से, क्योंकि वो अच्छे टीचर हैं, मुझसे कहीं अच्छे टीचर हैं, मैं तो ये कहता हूँ। फिर आप यहाँ आइए, न्यूमेरिकल कीजिए जो मैं करा रहा हूँ। और ये नहीं है कि मैं कोई हल्के फुल्के न्यूमेरिकल कराऊंगा, मैं आपको बेसिक से लेकर IIT लेवल तक के न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 हम फॉर्मूला क्या देखते हैं कि सरल आद्य घनीय एकक कोष्ठिका के लिए परमाणुओं की संख्या 1 होती है। आप जानती हैं और आप पढ़ के आए होंगे इस वीडियो को देखने से पहले। और दूसरी होती है फलक केंद्रित के लिए 4, अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका के लिए होती है 2। ठीक है, एकक कोष्ठिका की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, और बराबर 2 गुणा चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। और अगला जो आता है वो आता है एकक कोष्ठिका की परमाणु की त्रिज्या कोर लंबाई के बीच संबंध। तो सरल घनीय के लिए R बराबर A/2 आता है, जहाँ पे R परमाणु की त्रिज्या और A कोर की लंबाई है। इसके बराबर में जो D बराबर A लिखा हुआ है वो है निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला, जो कि D बराबर A से हम डेनोट करते हैं। अगली चीज़ देखते हैं BCC। BCC क्या है? हमारी अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, जिसके लिए R बराबर A/3/4 आता है, जिसमें परमाणु के बीच की दूरी जो निकटतम परमाणु हैं उनके बीच की दूरी D बराबर A/√2। देखिए, मैं इतनी जल्दी खींच रहा हूँ, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं इन सूत्रों के ऊपर जो सवाल होंगे वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इस टाइम इसे पढ़िए और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। अगली चीज़ FCC फलक केंद्रित के लिए R बराबर A/2√2, जहाँ पे D बराबर, और जो D होती है निकटतम परमाणु के बीच की दूरी होती है A/√3/2। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है इस चैप्टर का एक और फॉर्मूला, जिसमें संकुलन क्षमता प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्ठिका कुल आयतन × 100। ओके, और मैं आपको एक और जानकारी बता दूं जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, लिखना भूल गया मैं। SC जो सरल घनीय होती है उसके लिए होती है वो 58.5%, और जो हमारी फलक केंद्रित आती है, फलक केंद्रित के लिए वो आती है 74%, और जो हमारी BCC होती है उसके लिए आती है 68% संकुलन क्षमता। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। अगली सवाल जो आता है वो आता है नंबर त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात होता है धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। ये ज़्यादातर जो आयन वाले जो वो होते हैं कंपाउंड, जैसे NaCl KCl, उनके लिए ये यूज़ किया जाएगा।
और इसमें ज़्यादातर आपको बता दूँ FCC संरचना का यूज़ किया जाएगा। और नीचे देखते हैं आपसे इस त्रिज्या अनुपात को निकलवा कर कुछ बहुत सी चीज़ें पूछता है कि उसकी आकृति क्या होगी, उपसे संयोजक संख्या क्या होगी। तो इसके लिए बता दूं, यदि आपके त्रिज्या अनुपात सॉल्व करने के बाद 0.155 से 0.225 तक आता है तो उसकी आकृति समतलीय त्रिकोणीय और उपसे संयोजक संख्या 3 होगी। और यदि आपका 0.225 से 0.414 तक आता है तो आपकी होगी चतुष्फलकीय, जिसकी उपसे संयोजन संख्या क्या होगी 4। और यदि आपका 0.414 से 0.732 तक आता है तो आकृति अष्टफलकीय होगी, जिसकी उपसे संयोजन संख्या 6 होगी। और 0.732 से 1.000 तक आता है अंतर केंद्रित घनीय होगी, उपसे संख्या 8 होगी। तो ठीक है, इसमें इतने ही फॉर्मूले थे और इतने ही फॉर्मूले से आपका चैप्टर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ख़त्म हो गया। तो अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं। कि देखिए, सवालों के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर सवाल लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा नहीं। मैं आपको सवाल बोलता हूँ और आप उस सवाल को अपनी कॉपी में खुद नोट कर सकते हैं। मैं केवल यहाँ पे आंसर लिखूँगा। तो वो सवाल जो हमारा पहला सवाल आता है वो आता है एक्स और वाई तत्वों से बना एक यौगिक घनीय क्रिस्टल संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। वाई परमाणु घन के कोनों पर और एक्स परमाणु घन के एकांतर फलकों पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र क्या होगा? देखिए, एक और बार बोल देता हूँ। एक्स और वाई तत्वों से बना एक यौगिक घनीय क्रिस्टल संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। वाई परमाणु घन के कोनों पर और एक्स परमाणु घन के एकांतर फलकों पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो देखिए, सवाल में जो कह रहा है वाई परमाणु घन के कोनों पर है, यानी कि वाई परमाणु के द्वारा योगदान कितना हुआ। तो आपने सरल घनीय के लिए या फिर काय केंद्रित BCC के लिए FCC के लिए सब में पढ़ा होगा कि घन के कोनों पर परमाणु का योगदान कितना होता है। तो उसे लिख देते हैं, वाई परमाणु द्वारा योगदान कितना होगा 8 × 1/8, ये आप पढ़ के आए होंगे, यानी कितना 1। अब एक्स परमाणु क्या कह रहा है कि ये एकांतर फलकों पर उपस्थित हैं। तो एकांतर फलक कितने होते हैं? एकांतर फलक 2 होते हैं। अब वो 2 भी कितनी जगह बटे होते हैं? 2 जगह बटे होते हैं, यानी कि एक्स परमाणु द्वारा योगदान क्या होगा? एक्स परमाणु द्वारा योगदान हो जाएगा 2 × 1/2, यानी कि 1। तो इनका अनुपात क्या होगा? एक्स अनुपात वाई बराबर 1:1, यानी कि यौगिक का सूत्र क्या हो गया? XY। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल बेसिक सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जो सवाल नंबर हमारा ये तो 1 है। सवाल नंबर 2 लेते हैं। एक घनीय ठोस 2 तत्वों A तथा B से बना है। घन के कोनों पर B परमाणु एवं अंतः केंद्र पर A परमाणु स्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या है? दोबारा पढ़ता हूँ मैं। एक घनीय ठोस 2 तत्वों A तथा B से बना है। घन के कोनों पर B परमाणु और अंतः केंद्र पर A परमाणु स्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या है? तो ये भी एक बहुत बेसिक सा सवाल। तो इसमें क्या, इसमें पहले की तरह होगा। क्या कह रहा है ये कि B जो है, B परमाणु वो है कोनों पर, यानी कि B परमाणु का योगदान क्या होगा? B परमाणु का योगदान जो हमने सवाल नंबर 1 में देखा था, B परमाणु का योगदान होगा 8 × 1/8 जो कोनों पर है। तो इसका 1, क्योंकि 8 कोने होते हैं घन के और वो 8 जगह बटे होते हैं। ठीक है। और ऐसे ही यदि हम देखें A परमाणु का योगदान क्या कह रहा है? A परमाणु अंतः केंद्र पर स्थित है, तो A परमाणु का योगदान 1 हो जाएगा। वो आपको समझाता हूँ कैसे। ये जैसे हमारा ये कोई घन है, ठीक है, तो इसके बीच में एक बहुत बड़ा सा गोला चपटा होगा। ये अंतः केंद्र में गोला होता है। तो इसका क्या है? ये एक ही जगह तो होगा, ये कोई बट थोड़ी रहा है। इसमें कोने वाले परमाणु क्या थे? वो 8 जगह बट रहे थे। एक यहाँ से, 1 2 पीछे से 3 4 ऐसे करके 8 जगह बट रहे थे, क्योंकि इनके ऊपर भी तो बहुत सारे वो रखे हैं। इधर भी रखा है, एक इधर भी रखा है। ये तो हम केवल एक एकक कोष्ठिका के लिए बात कर रहे हैं। तो एक एकक कोष्ठिका में अंतः केंद्र में कितने परमाणु? एक। तो A परमाणु का योगदान कितना? 1। तो यौगिक का सूत्र क्या आ जाएगा यदि हम बात निकालेंगे? तो यौगिक का सूत्र, A का योगदान भी 1 है, B का योगदान भी 1 है, तो सीधा सीधा A भी हो जाएगा। तो अगला सवाल लेते हैं। देखिए, जो मैं सवाल करवाता जा रहा हूँ वो आप पहले वीडियो पॉज करके रफली कीजिए,
फिर आप यहाँ पे देखिए, आप कोशिश कीजिए, यदि आप कोशिश करके इस सवाल को देखेंगे ना तो वो आपका और ज़्यादा मजबूत होगा। तो अगला सवाल तीसरा क्या है, यदि 3 तत्व पी क्यू आर घनीय एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होते हैं जिनमें पी परमाणु कोनों पर, क्यू परमाणु घनीय केंद्र पर तथा आर परमाणु घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर हों, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। फिर से पढ़ता हूँ, 3 तत्व पी क्यू आर घनीय एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होते हैं जिनमें पी परमाणु कोनों पर, क्यू परमाणु घनीय केंद्र पर, आर परमाणु घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर हो, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। देखो तो पी परमाणु का योगदान क्या हो गया, पी परमाणु कोनों पर है, पी परमाणु का योगदान, ये तीसरी बार लिख रहा हूँ मैं, इस अब तो रट ही गया होगा मैं गारंटेड। तो पी परमाणु का योगदान क्या होगा, 8 × 1/8, यानी कि क्या हो जाएगा 1। ओके, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्यू परमाणु अंत केंद्र पे स्थित है, तो अंत केंद्र का मतलब क्या, मैंने आपको पहले ही समझाया था, क्यू परमाणु का योगदान क्या होगा 1। और इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि आर परमाणु कहाँ पे है, फलक पर स्थित है, तो घन पे कितने फलक होते हैं, घन के फलक 6 होते हैं जो हाफ हाफ डिवाइड होते हैं, आधे आधे, तो यानी कि 1/2 यानी कि 3। जैसे हमारा ये पहले वाला घन था, इस पर एक फलक अंदर को होगा यूँ करके, एक फलक यूँ होगा अंदर को, होगा नहीं होगा, जैसे हम एक और बना लेते हैं, कोई नहीं, जैसे कि ये है हमारा घन। अब जैसे हम लेते हैं, इस साइड लेते हैं, तो इसमें एक यहाँ पे एक अंदर को होगा और एक बाहर को होगा, तभी तो जुड़ के पूरा वो बनाएंगे। तो ये जो बाहर से आया, तो यानी कि ये एक कितने भागों में डिवाइड है, 2 भागों में, तो इसलिए 1/2 3। ओके, तो आर परमाणु का योगदान इतना हो गया। यौगिक का सूत्र क्या होगा, पी का योगदान 1, क्यू का योगदान आर का 3, तो यानी कि यौगिक का सूत्र हो जाएगा हमारा PQR3। ओके, अगला सवाल हमारा कुछ डिफरेंट है। अगले चौथे सवाल में क्या कह रहा है, ये अगले में कह रहा है कि CaF2 क्रिस्टल में Ca2+ आयन फलक केंद्रित घनीय FCC क्रम में व्यवस्थित है, एकक कोष्ठिका में F- आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी कि प्रति एक, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, तो इस सवाल में सबसे मेन चीज़ क्या कह रहा है CaF2 के अंदर कि Ca2+ आयन किसमें है, फलक केंद्रित है, यानी कि Ca2+ आयनों की संख्या क्या हो गई, फलक केंद्रित के लिए हमने फलक केंद्रित के लिए क्या बताया था, आयनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ओके, और यदि हम बात करें तो F- आयनों की संख्या क्या होगी, यहाँ पे हमारा सूत्र क्या है, CaF2, यानी कि आप इस सूत्र से देख सकते हैं कि Ca की तुलना में F के जो आयन है वो कितने हैं, 2 गुने हैं, तो यानी कि F- आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 × 4 यानी कि 8। ये बहुत ईजी सवाल था, हलवा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ सवाल हैं जो आपको घर से करने हैं, और इसमें इनके साइड में उत्तर लिखे हुए हैं, तो आपको इनको घर से हल करना है। मैंने जो अभी 3 या 4 सवाल कराए थे, ये केवल सेम इनकी तरह हैं, तो आप इनको घर से कीजिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो आगे बढ़ते हैं नए तरीके के सवालों में। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, एक यौगिक 2 तत्वों X तथा Y से बना है, Y तत्व के परमाणुओं से CCP बनता है तथा X तत्व के परमाणु सभी अष्टफलकीय रिक्तियों से भरे होते हैं, यौगिक का सूत्र क्या है। देखिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल जो क्या कहते हैं, मैं आपको एक सूत्र दिखाया था पीछे, इसमें वही यूज़ होगा। वो कौन सा सूत्र है, वो सूत्र है ये आप देख सकते हैं, एकक कोष्ठिका के परमाणुओं की संख्या बराबर अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या। तो इसमें यही चीज़ यूज़ होगी। इसमें क्या कह रहा है कि Y तत्व के परमाणुओं से CCP बनता है, यानी कि Y तत्व में कितने परमाणु हो गए, Y तत्व के परमाणु CCP के लिए आपको पता है CCP के लिए कितने होते हैं, 4। तो X तत्व, तो और क्या कह रहा है, अष्टफलकीय रिक्तियों से भरा है X, तो यानी कि ये क्या होगी, Y तत्व के परमाणु की संख्या बराबर अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, पीछे वाले सूत्र से, के रिक्तियों की संख्या, यानी कि x का क्या हो जाएगा, वो क्या कहते हैं हम, X तत्व के रिक्तियों की संख्या, रिक्तियों की
संख्या, वो कितनी हो जाएगी 4, यानी कि x अनुपात y बराबर क्या आ जाएगा 4:4, या ऐसे हम लिख सकते हैं 1:1। तो सूत्र क्या हो जाएगा xy। ओके। सवाल नंबर 6 क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कोरंडम में ऑक्साइड आयन षटभुजीय निबिड़ संकुलन बनाता है और एल्युमिनियम आयन अष्टफल के रिक्त का 2/3 घेरता है, तो कोरंडम का सूत्र क्या है। तो इस सवाल में हमसे कह रहा है कि ऑक्साइड आयन षटभुजीय निबिड़ संकुलन बनाता है, तो यानी कि षटभुजीय यानी कि इसके परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई ऑक्साइड आयन में 6। तो ऑक्साइड आयन में प्रति एकक कोष्ठकाम परमाणुओं की संख्या कह दो, केवल परमाणुओं की संख्या कह दो। तो परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी हो गई 6। तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी 6। परमाणुओं की संख्या बराबर अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर कितनी होगी 6। अब ये क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम आयन अष्टफलकीय रिक्तियों की जो संख्या है उसका 2/3 घेरता है, यानी कि एल्युमिनियम आयन में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या का 2/3, यानी कि 2/3 × 6, तो इसका हो जाएगा 4। ओके। तो यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, Al अनुपात ऑक्सीजन बराबर 4:6 बराबर 2:3, यानी कि सूत्र क्या हो जाएगा Al के कितने 2, Al2 और O के कितने 3, Al2O3। ओके, हमने आपको सूत्र भी समझा दिया। तो अगला 7वां सवाल क्या था, देखिए अभी हम पे यार वो नहीं है मोबाइल स्टैंड, कोई नहीं बहुत जल्दी ख़रीद लेंगे, जब तक हम इसे हाथ में मोबाइल पकड़ के काम चला रहे हैं। कोई नहीं, थोड़ी बहुत गरीबी है लेकिन हटा देंगे, कोई नहीं। एक और बहुत अच्छा सा सवाल, यदि आप हमारे में से ना टीपें, वो तो आप टीपेंगे, हमको आपकी आदत पता है, लेकिन ना टीपें तो आपको अकेले करने में बहुत मज़ा आएगा। तो वो सवाल ऐसा है कि एक क्रिस्टलीय ठोस में C ऋणायन CCP व्यवस्था में, या हम कह सकते हैं FCC व्यवस्था में धनायन A का 50% चतुष्फलकीय छिद्र में अधिक रहित है तथा धनायन B 50% अष्टफलकीय छिद्र में अधिक रहित है, ठोस का सूत्र क्या होगा। तो हम क्या कहते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है C क्या है, तो इसमें 3 कंपाउंड दिए A B C का हमें सूत्र बताना है, ABC के पदों में सूत्र क्या होगा। तो इसमें कह रहा है C ऋणायन CCP विन्यास में, यानी कि C के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, C के परमाणुओं की संख्या बराबर होगी 4 FCC के लिए। और अब ये कह रहा है कि A चतुष्फलकीय छिद्र के 50% घेर रहा है, चतुष्फलकीय रिक्तियों का कितना घेर रहा है 50%। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या पहले कितनी हो जाएगी, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, हमने सूत्र पढ़ा था, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर 2 गुणा परमाणुओं की संख्या बराबर 2 गुणा परमाणुओं की संख्या हमारी कितनी FCC के लिए 4, यानी कि 8। तो A कितना घेर रहा है इस हिसाब से, A घेर रहा है 50%। A क्या घेर रहा है, A 50% घेरता है चतुष्फलकीय का। ये शॉर्ट में लिख देते हैं हम, यहाँ ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। तो यानी क्या हो जाएगा 8/2 उसका 50% आधा हो जाएगा 4। A 4 घेरता, और B क्या करता है अष्टफलकीय रिक्तियों का 50%। B क्या करता है 50% घेरता है अष्टफलकीय का। तो हमने एक बात पढ़ा था, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या, यानी कि परमाणुओं की संख्या बटे 2, यानी कि 4/2, यानी कि 2। अरे अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या बराबर 4, यानी कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या 4 हो गई। और B क्या घेरता 50% अष्टफलकीय का, यानी कि 4/2 बराबर 2। तो इन दोनों के बीच क्या संबंध है, A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा 4:2:4, यानी कि 2:1:2, यानी कि सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा A2BC2। ओके, आगे नेक्स्ट सवाल देखिए हम आपको पहले एक बहुत ही मेन सूत्र, हमें माफ़ कर देना, वैसे हमसे थोड़ी बहुत ऐसी तो गलती हो ही जाती है, लेकिन कोई नहीं, हम भी तो यार इंसान ही हैं।
तो इसमें थोड़ी सी गलती हुई थी कि हम एक सूत्र लिखना भूल गए थे, जो इस चैप्टर का सबसे मेन सूत्र, यानी कि मान लो 50% क्वेश्चंस उस सूत्र से आते हैं। वो सूत्र है घनत्व का, एकक कोष्ठिका की घनत्व का सूत्र है। तो एकक कोष्ठिका का घनत्व रो बराबर होता है ZM/AQ/NA, जहाँ पे Z क्या है, यहाँ पे Z है जो हमने बताया था प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या, यानी कि जिसके ये जो हमने बताया था ना हमने इससे पहले, ये जो मान है, ये जो मान दे रखे हैं ना, ये सब Z के मान हम लिख देते हैं, ये सब Z के मान हैं। यानी कि इसके लिए ये Z है, इसके लिए ये Z है और ये Z है, यानी कि ये SC के लिए सरल करने के लिए Z है, ये सब तो एकक कोष्ठिका के देखिए। तो Z बराबर एकक कोष्ठिका की परमाणु की संख्या और M तत्व का या यौगिक का भार है, एक और लंबाई, NA अवोगाड्रो नियतांक जो 6.022 × 10⁻23। लेकिन बहुत कम रेयर केसों में क्वेश्चन में NA चेंज कर देता था, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हवा में ना उड़ना, सबसे पहले देख लेना कि कहीं NA का मान अलग से ना दे रखा हो। और रो बराबर एकक कोष्ठिका का घनत्व, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर संकुलन क्षमता, कोर लंबाई और त्रिज्या तथा जो ZM/AQ/NA यानी कि घनत्व का सूत्र पढ़ा था उसके ऊपर सवाल सॉल्व करेंगे। उन्हें ज़रा एक बार देख लीजिए और फिर इन सवालों को अपने आप करने की कोशिश करना। बाद में हम आंसर तो लिख ही रहे हैं, कोई नहीं। तो क्या है हमारा 8वां सवाल। 8वां सवाल हमारा कहता है एक तत्व की एकक कोष्ठिका की संरचना अंतः केंद्रित घन यानी कि BCC है, जिसके एक सेल के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम सेंटीमीटर की घात -3 है प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने अणु हैं। ये सवाल हमें दिया हुआ है और ये सवाल हम बता दें ये NCERT का सवाल है, NCERT में एग्जाम्पल दे रखा है। और हम आपको एक और चीज़ बता दें कि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में NCERT के ही सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी तो कुछ ईयर ऐसे होते हैं कि सेम NCERT के ही सवाल छप के आ जाते हैं। यदि आपको आंसर याद हो ना उनके, तो आप 1 सेकंड में आंसर पर टिक करके आ जाइए, सेम वही न्यूमेरिकल, सेम वही मान लिख के आ जाते हैं। तो करते हैं इस सवाल को। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि हमें एकक कोष्ठिका की संरचना दी है जो है BCC, यानी कि BCC संरचना का मतलब क्या हो गया, Z बराबर कितने हो गए, इसमें 2 परमाणु हैं BCC का मतलब, ठीक है। और इसमें दिया है कि सेल की कोर की लंबाई A बराबर दी हुई है हमारी 288 पिकोमीटर दी हुई है, यानी कि अगर आप इसे चेंज करेंगे तो 288 × 10⁻10 सेंटीमीटर आ जाएगी। और हम सीधे चलो इसे बाद में कर लेते हैं, कोई नहीं, मैं कुछ और भी बताने वाला था। चलो, तो इसमें सबसे पहले हम इस सवाल में क्या करते हैं, तो इन सवालों में हम क्या करते हैं, हम दोबारा बोल देते हैं कि इन सवालों में हमें सबसे पहले एकक कोष्ठिकाओं की संख्या निकालनी होती है। एकक कोष्ठिकाओं की संख्या के लिए सूत्र आता है एकक कोष्ठिका से संख्या बराबर तत्व का आयतन बटे प्रति एकक कोष्ठिका का आयतन। वो भी हम लिखेंगे, हम आपको वैसे ही बता देते हैं। और फिर इसमें यूज होता है एकक कोष्ठिका या फिर परमाणुओं की संख्या बराबर 2 गुणा एकक कोष्ठिकाओं की संख्या। पहले एकक कोष्ठिकाओं की संख्या निकालेंगे आयतनों से और फिर उसमें 2 की गुणा करेंगे तो परमाणु की संख्या निकल के आएगी। तो वो कैसे करेंगे कि हम पहले एकक कोष्ठिका का आयतन निकाल लेते हैं। तो एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होगा, एकक कोष्ठिका का आयतन, हमारा राइटिंग थोड़ा साफ नहीं है, कहीं आप कमेंट सेशन में हमको गालियाँ बकें मत बकना, ठीक है ना। एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर AQ यानी कि 288 × 10⁻10 का क्यूब। यानी कि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको वैसे सॉल्व में लिख देता हूँ, लेकिन आप स्वयं खुद से सॉल्व करेंगे तो आपका थोड़ा ये सॉल्व करने वाला तरीका भी तेज़ होगा, ठीक है ना। सेंटीमीटर क्यूब तो हमारे में सी छाप के लिख रहे हैं। 208 ग्राम तत्व का, अब निकालेंगे तत्व का आयतन। तो 208 ग्राम तत्व का आयतन क्या होगा,
आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व पड़ा होगा, तो यानी कि द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 208 ग्राम और घनत्व तो हमें लिखना भूल गए। हमने क्वेश्चन जो बोला था उसमें दोबारा लिख लेना, शायद आपने कॉपी में लिखा भी नहीं होगा, हमें पता है आपने कॉपी में वो क्वेश्चन लिखा भी नहीं होगा हमारे कहने के बावजूद। केवल कुछ 10% होंगे जिनने लिखा होगा, बाकी तो सुन के हाँ हाँ ठीक है चलो। तो इसमें रो बराबर 60.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हमें सवाल में दिया हुआ है, यानी कि 7.2 से हम भाग करेंगे 28.88 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो एकक कोष्ठिका की संख्या क्या हो जाएगी, एकक कोष्ठिका की संख्या बराबर हमारी कितनी हो जाएगी, तत्व का आयतन बटे प्रति इकाई एकक कोष्ठिका का आयतन कितना 2.39 इंटू 10⁻23। हम आपको फिर बता देते हैं, खुद सॉल्व करना, हम आंसर बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। खुद सॉल्व करो तो इसका वो आता है 12.08 इंटू 10⁻23। अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो ये वीडियो जो है हमारा लगभग पहुँचेगा 3-4 घंटा पे। एकक कोष्ठिका है, अगर हम सॉल्व करने बैठ गए तो अपने आप सॉल्व कीजिए। तो इतनी एकक कोष्ठकों की संख्या आ गई, तो परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, अरे यार पूरा नहीं आ रहा है। तो परमाणुओं की संख्या, इतनी देर हम हाथ में मोबाइल पकड़ रहे हैं ना तो हमारे हाथों में दर्द होने लगा है। कोई नहीं है, हम आपके लिए दर्द भी सहन कर लेंगे। एकक कोष्ठका की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 12.08 इंटू 10⁻23। अभी हम पूरा लिख रहे हैं, बाद में हम डायरेक्ट भी मारेंगे, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से पढ़ना हमारी बातों को, जो हम बताते जा रहे हैं। बात के सवाल हम सीधे लिख देंगे ऐसे कि हाँ पहले ये हुआ था, फिर मत कहना कि हमने कुछ बताया नहीं। तो देखिए आपके सामने सॉल्व्ड सवाल है, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखते हैं हम। बहुत ही ईजी सवाल था, कुछ नहीं था, एकक कोष्ठकों की संख्या निकालनी थी आयतनों से, फिर उसमें परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए 2 से गुणा कर देनी थी, इतना सा सवाल था ये। अगला सवाल, सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है, यानी कि सीसीपी जालक के लिए हमारा जेड बराबर कितना हो जाता है 4। चलो तो पहले आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं, लिखना जरूर। सीसीपी जालक बनाता है, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा ज्ञात हुआ कि इसकी एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर की घनत्व निकालना है हमको इस बार, सिल्वर का घनत्व क्या है। और हमें परमाणविक द्रव्यमान जो दिया हुआ है एम बराबर 107.9 यू, यानी कि जेड बराबर 4 दिया है हमको और ए बराबर दिया है 408.6 पिकोमीटर। हम इसको किस में चेंज कर लें, हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं इस बार। तो 408.6 इंटू 10⁻12 है ना। और हमें परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है एम बराबर 107.9 ग्राम प्रति मोल, यानी कि हम इसे यदि किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 107.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मोल। ओके, घनत्व रो बराबर ZM/AQN। ओके, यानी कि 4 m बराबर 107.9 इंटू 10⁻³ बाई AQ, यानी कि AQ हमारा क्या आ जाएगा, देखो खुद निकालना भाई, हम तो यूँ ही लिख देते हैं। रुको, 408.6 इंटू 10⁻12 का क्यूब, ठीक है ना। और इंटू Na हमने बताया था अवोगाड्रो नियतांक है, तो अवोगाड्रो नियतांक का मान रख देंगे। इसका जो सॉल्व करेंगे आप, तो इसका सॉल्व करके आएगा 10.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी कि 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की। ओके, तो यहाँ पे ये सवाल ख़त्म हो गया। ये भी हलवा सवाल था, कुछ नहीं था भाई, सब मान दिए हुए थे, रो का फॉर्मूला लगा के मान पुट करना था केवल। सॉरी, ये वीडियो पॉज हो गया। हमने 11वां सवाल क्या पढ़ा था, सोना फलक केंद्रीय एकक कोष्ठक में क्रिस्टलीकृत होता है जिसकी परमाणु त्रिज्या 0.144 नैनोमीटर है। इसकी एकक कोष्ठक के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। और हमें आर जो दिया हुआ है 0.144 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। और ये हम इसे चेंज ना करें, हम ए को हम जो कोर की लंबाई को नैनोमीटर में लिखे आते हैं। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप चारों ऑप्शन में देख लेना कि कहीं वो ऑप्शन के जो हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें वो नैनोमीटर में पूछ रहा है या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर में, तो उसी हिसाब से आपको चेंज करना पड़ता है। तो हम इसे नैनोमीटर में रहने देते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये
अब फलक केंद्रित यानी कि एफसीसी में जा रहा है। एफसीसी के लिए ए बराबर क्या होता है, 4r/√3 होता है। एफसीसी के लिए रुको एक सेकंड, 4r/√2 होता है, सॉरी। एफसीसी के लिए 4r/√2, जिसे हम लिख सकते हैं 2√2r लिख सकते हैं। ओके, 2 × 1.414 और r कितना 0.144 इतना दिया हुआ है। इसको जब आप गुणा भाग करेंगे तो 407 नैनोमीटर आएगा। ठीक है, ये सवाल मेरे द्वारा सॉल्व किए हुए हैं और आप ये मत सोचना कि मैं कहीं टिप के या देख के कर बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने इस सवाल का नोट्स तैयार किया है जिसमें ये सवाल आपको बेसिक से हाई लेवल तक ले जाएंगे। देखिए, मैं आपके लिए इतना कुछ कर सकता हूँ तो आप भी तो थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हैं ना। तो अगला 12वां सवाल हम क्या देखते हैं। एक धात्विक तत्व पर, तो हमारा हाथ कांपने लगा है, पता नहीं क्यों ना कहाँ पर आया यार ये। अरे रुक जा भाई। एक धात्विक तत्व पर तो ए बी क्रम वाले जालक में, किसमें ए बी क्रम है, जो जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। गोले का प्रत्येक संकुलन जालक में रिक्ति बनाता है। इस जालक में आयतनानुसार कितने प्रतिशत स्थान होता है। आयतन के अनुसार कितने प्रतिशत स्थान जो है वो रिक्त रहता है, समझ रहे हो। इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसमें संकुलित वो क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता निकालनी होगी। संकुलन क्षमता क्या होती है, एकक कोष्ठिका में घेरा गया आयतन संकुलन क्षमता होती है। यदि हम 100 में से संकुलन क्षमता को घटा दें तो ऐसा आयतन निकल आएगा ना जो घेरा हुआ नहीं है। देखिए फिर से समझिए, संकुलन क्षमता क्या है, एकक कोष्ठिका में घेरा गया आयतन, और यदि हम उसे 100% में से संकुलन क्षमता का परसेंट घटा दें तो ऐसा आयतन हमारे पास आएगा जो एकक कोष्ठिका में घिरा हुआ ही नहीं है, रिक्त एकदम। तो वही तो हमसे पूछा है कि कितने प्रतिशत स्थान रिक्त रहता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सवाल में मेन चीज़ जो है वो है कि ये ए बी क्या है। ठीक है, ए बी क्रम जो होता है ना वो षटकोणीय निबिड़ संकुलन यानी कि हमें HCP व्यवस्था देता है। क्या देता है, HCP व्यवस्था देता है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। और जो ABC आ जाए क्रम तो वो हमें ABC क्रम देता है फलक केंद्रित यानी कि FCC संरचना। तो हम इसे निकालेंगे। AB क्रम है तो हमारा SCP क्रम है, AB इस तरीके का क्रम है ये। तो ये किसे डिनोट करता है, SCP को। यानी कि इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, परमाणुओं की संख्या बराबर होगी 6, है ना। तो हमारा संकुलन क्षमता क्या हो जाएगी, संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगी हमारा कितने के, संकुलन क्षमता हमारी कितनी हो जाएगी, संकुलन क्षमता हमारी। देखो हम आपको एक और इम्पोर्टेंट यानी मेन थिंग बताते हैं जो बहुत शॉर्ट ट्रिक है। HCP और FCC, आपने FCC की संकुलन क्षमता तो निकाल ही रही होगी, एकक कोष्ठिका का आयतन बटे गोलों का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन इंटू 100 करके। तो वो हमारा 74% आता। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये 3 चीज़ याद कर लीजिए। FCC की 74% होती है और FCC और SCP की संकुलन क्षमता सेम होती है। ये एक लाइन और याद कर लीजिए, बस ये एक लाइन और। हम और आपको इस चैप्टर में कुछ और याद करने को देंगे ही नहीं, केवल एक लाइन और याद कर लीजिए कि इनकी संकुलन क्षमता 74%। देखिए हम आपको बोर्ड वगैरह की तैयारी नहीं करवा रहे जो हम आपको डिटेल में समझाएंगे, हम आपको बहुत छोटे से छोटा समझाएंगे जिससे आपका सवाल जल्दी हो जाए। तो यानी कि अब इसका रिक्त स्थान क्या हो, रिक्त स्थान जो होगा 100 - 74 यानी कि कितना आ गया 26%, यानी कि 26% स्थान इसका रिक्त रहता है। ओके, और हमें अगला सवाल क्या दिया हुआ, 13वां सवाल। कॉपर FCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है जिसकी कोर की लंबाई दी हुई है 3.61 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व का मान 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के समान है।
यानी कि इसका जो रो है वो 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के बराबर कुछ आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें ए दिया हुआ है कितना 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। घनत्व तो रो बराबर दिया है 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, समझ रहे हो। तो हमारा आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा FCC के लिए Z बराबर हो जाएगा 4। और कॉपर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, कॉपर का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 63.5 ग्राम प्रति मोल। ये सवाल में दिया हुआ होगा, यहाँ पर अब याद कर लीजिए। कॉपर का परमाणु द्रव्यमान 63.5 ग्राम प्रति मोल होता है, ओके। कोर की लंबाई A बराबर हमें कितनी दी 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। यानी कि हमें इसे क्या लिख सकते हैं मत चेंज करिए। मैं सोच रहा था कि हम इसको पिकोमीटर में पिको में चेंज कर लेते, 10⁻⁻10 करके पॉइंट को लेगा, लेकिन कोई नहीं, उससे कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हमारा जो द्रव्यमान है वो ग्राम वगैरह में आ रहा है। तो हमें इसे क्यों चेंज करा, वरना सब कुछ चेंज करना पड़ जाएगा। तो रो बराबर क्या हो जाएगा हमारा ZM/AQN। इसमें आप मान रख दीजिए 4 इंटू 63.5 बटे 3.61 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब इंटू 6.02 10⁻23। यानी कि इसका जो सॉल्व करके आएगा 8.97 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की। तो हमारा सही है 8.97 8.92 के करीब करीब आंसर दे रहा है। तो हमारे इसका मतलब ये निष्कर्ष सही है, यानी कि जो इसने तुक्का मारा है ये तुक्का सही है। हम अगला सवाल देते हैं। साहब ज़रा घर से करना, हम नहीं चाहते कि हम इसमें टाइम बिगाड़ें या इसका टाइम का बर्बाद करें। तो अगला सवाल हमें जो दिया हुआ है, एक तत्व जिसमें FCC एकक कोष्टिकाएँ यानी कि Z हमारा क्या हो जाएगा, हम हिंट देते चलते हैं। Z बराबर हमारा 4 हो जाएगा। और कोर लंबाई A दी हुई है 200 पिकोमीटर, वो अपने हिसाब से सेंटीमीटर में चेंज करना है। एकक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात करना है, यानी कि रो ज्ञात करना है। और तत्व में M बराबर 200 ग्राम दिया हुआ है। और परमाणुओं की संख्या देखिए, वो रेयर केस जो हमने आपको बताया था ना, रेयर केस इसमें दिया हुआ है, जो हम एवोगाड्रो संख्या में रेयर केस बता के चले थे। तो यानी कि इसमें अलग से दिया हुआ है कि 200 ग्राम में 24 × 10⁻23 परमाणु हैं। यानी कि M बराबर 200 ग्राम में Na कितना है 24 × 10⁻23। तो इसमें आपको Na 24 × 10⁻23 लिखना है। तो आपको रो बराबर ZM/AQN सूत्र लगा देना है। और आपका जो हम बता देते हैं, इसका जो उत्तर आएगा वो 41.66 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का आएगा। तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम इसी के साथ। अगला सवाल कह रहा है 58.1 ग्राम NaCl की इकाई सेलों की गणना कीजिए। यानी कि इसमें कितने यूनिट सेल होंगे, इकाई सेल, ओके। तो 15वां सवाल का NaCl 58.1 ग्राम, यानी कि हमारे NaCl का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। NaCl का जो हमारा द्रव्यमान होगा, NaCl का द्रव्यमान निकालेंगे तो हमारा आता है 23 प्लस Cl का हमारा कितना आता है 35.5, यानी कि 58.5 ग्राम प्रति मोल में लेते हैं। सब आपको पता ही होगा। तो इन सवालों में जब हम इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करते हैं ना, तो NaCl की इसमें पहले अणुओं की संख्या निकालते हैं। देखिए, इकाई सेलों की संख्या बराबर होती है अणुओं की संख्या बटे 4। हमने बटे 4 क्यों किया, पता है क्यों किया? क्योंकि FCC में प्रति एकक कोष्टिका में कितने 4 परमाणु होते हैं। प्रति एकक कोष्टिका में कितने परमाणु 4 परमाणु, यानी कि 4 परमाणु एक एकक कोष्टिका घेर रहे हैं, या फिर 4 अणु कह सकते हैं। 4 अणु एक एकक कोष्टिका घेर रखे हैं। यदि हम अणुओं की संख्या निकाल के उसमें 4 का भाग कर दें तो क्या हमारा एकक कोष्टिकाओं की संख्या नहीं आ जाएगी? देखिए, हम आपको रफली बताते हैं। जैसे हमारे जो 4 परमाणु हैं वो कितना एकक कोष्टिका ले रहे हैं 1, ठीक है। 8 कितना लेंगे 2, ठीक है ना। यदि हम यूँ कहें कि हमको एकक कोष्टिका के परमाणुओं की संख्या निकालनी है, यानी कि यदि ये X है, यदि ये X है एकक कोष्टिका के परमाणुओं की संख्या, और हमें अणुओं की संख्या Y दी हुई है,
तो हम उसमें जो उसके परमाणु की संख्या उससे भाग कर देते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक कि यानी कि जी 4 परमाणु एक एकक कोष्ठिका घेरे हैं, तो एक एकक कोष्ठिका में 4 अणु हैं। समझो इस बात को, गहराई से समझो। अणुओं की संख्या दी हुई है, एकक कोष्ठिकाओं की संख्या निकालनी है। प्रत्येक 4 अणु क्या करता है, एक एकक कोष्ठिका घेरता है। तो यदि हम अणुओं की संख्या में 4 का भाग लगा दें तो एकक कोष्ठिकाओं की संख्या हमारे पास ज्ञात हो जाएगी या नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। हम समझते हैं क्योंकि आप 12th क्लास का पढ़ रहे हैं, तो आप इतने भी अनपढ़ नहीं होंगे। यदि आप हैं, आपको समझ में नहीं आया, तो आप एक काम कीजिए, आप 9th में फिर से एडमिशन लीजिए, अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कीजिए। लेट्स बिगिन द जर्नी और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। हम ये मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सीरियसली बता रहे हैं। आपको छोड़ देना बिल्कुल पढ़ाई, अब अगर आप ये नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से आपको यदि BCC दिया हुआ है तो BCC के लिए क्या करेंगे, आप 2 का भाग कर देंगे, क्योंकि BCC में प्रत्येक का कोष्ठिका में परमाणु की संख्या 2। यदि आप SC का निकालेंगे तो 1 का भाग कर देंगे, क्योंकि उसमें परमाणु की संख्या 1। तो हम FCC के लिए निकाल रहे हैं। NaCl FCC संरचना दिखाता है। हमने आपको कहा था कि अनअकैडमी जैसी या वेदांतु में बहुत से अच्छे टीचर हैं, हमसे भी हाई लेवल IIT JEE वाले, वो आपको पढ़ा रहे हैं। उनसे थॉटिकल पढ़िए। बहुत सी सोइयों वीडियो हैं थॉटिकल पढ़ने के लिए। हम थॉट में ख़राब नहीं करेंगे टाइम। देखिए अब आप देख सकते हैं कि इस टाइम 39 मिनट 30 सेकंड का वीडियो बन चुका है। यदि हम थॉट पढ़ाते ना तो ये वीडियो बहुत लंबा जाता, लगभग 1 घंटे का हो जाता, जो हम नहीं लेना चाहते इतना लंबा। तो NaCl का द्रव्यमान निकाल लिया। NaCl के अणुओं की संख्या देखो 58.1 ग्राम। NaCl में अणु कितने हो जाएंगे? हम क्या कर सकते हैं, ये हमने एक पढ़ा था मोलों की संख्या। अगर आपने सूत्र पढ़ा हो क्लास 11th में, N बराबर परमाणु का द्रव्यमान यानी कि तत्व का द्रव्यमान बटे उसका परमाणु भार, या परमाणु भार को हम M' लिख देते हैं, तत्व का भार और परमाणु भार। इसी तरह हम निकालेंगे। पहले हम एक काम करते हैं, मोल निकाल लेते हैं। 1 ग्राम में मोल कितने हो गए, यानी कि N, तो ये हो जाएगा 58.1 अपॉन 58.5। ओके, तो इसका जो मान आएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितने मोल आ गए? 0.993 मोल आ गए, यानी कि। और यदि हमें अणुओं की संख्या निकालनी, तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए मोलों में एवोगाड्रो नियतांक से गुणा कर देते हैं, तो उतने तो जो मोलों में अणु जो होंगे वो निकल के आ जाएंगे। तो अणुओं की संख्या बराबर 0.993 इंटू Na, यानी कि 0.993 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। हमारी बैटरी जो है वो बिल्कुल लो हो गई है फ़ोन की। हम एक बड़ा सा फ़ोन भी लेना चाहते हैं, पर क्या है ना, ले नहीं पा रहे हैं। ये साला बैटरी बहुत जल्दी लो कर देता है। इतने हमारे अणु हो गए, सॉरी NaCl के अणु। ये हमने शायद गलत गुणा कर दिए यार, गलत गुणा कर दिए। रॉन्ग। हाँ, ये आएगा 5.98 इंटू 10⁻23। हम दूसरा लिख दिए। NaCl के अणुओं की संख्या इतनी हो गई, तो इकाई सेलों यानी कि एकक कोष्ठिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी? एकक कोष्ठिकाओं की संख्या बराबर अणुओं की संख्या, और FCC में प्रति एकक कोष्ठिका 4 परमाणु, तो 4 का भाग एकक कोष्ठिका। तो जितना भी आंसर आएगा इस बार हम आपको देते हैं होमवर्क में, ये वो आपका उत्तर होगा। ओके, तो हम आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको और भी ज़्यादा जानकारी देंगे इस चैप्टर के बारे में, और हम आपको गारंटी देते हैं कि हम अपनी अगली वीडियो में इस चैप्टर को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। ओके, तो नमस्ते दोस्तों। और
हम आपसे एक और बात कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को जितना फैला सको उतना फैलाओ, क्योंकि यदि हमारा चैनल ग्रो होगा ना तो हम आपके लिए और भी ज़्यादा क्वालिटीज़ वीडियो लेके आएंगे, समझ रहे हो ना। तो आज के लिए इतना ही, और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कोरोना से बचाव करते रहिए और मास्क ज़रूर लगाइए घर से बाहर निकलते समय। बोलते बोलते तो हमारा तो गला बैठ गया भाई। ठीक है, तो गुड बाय दोस्तों, और अपना पढ़ाई का मन लगा दीजिए। थैंक यू।